हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के आखिरी दिन की बात है। मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट लगा। मेरे क्लासमेट ने इसे तेजी से घुमाया और बैट उसके हाथ से छूट गया और हवा में उड़ते हुए मेरी ओर आया। मैं संभलता उससे पहले ही वह मेरी आंखों के बीचों बीच लगा। टक्कर के क्षणों को लेकर मेरी कोई स्मृति नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे पर लगा कि उसने मेरी नाक को खराब करके उसे यू आकार में कर दिया। इस टक्कर से मेरी दिमाग के कुछ नरम ऊतक मेरी खोपड़ी के अंदर चले गए। एकदम ही मेरे पूरे सिर में सूजन उभर कर आई। एक क्षण से भी कम समय में मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी में हड्डियां टूटी थी और आंखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि लोग मेरी ओर मदद के लिए भाग रहे थे। मैंने नीचे देखा तो कपड़ों पर लाल धब्बे थे। मेरे क्लासमेट ने अपनी शर्ट निकालकर मुझे दी। मैंने नाक से बह रहे उस खून को रोकने की कोशिश की। मैं अचंभित था और दुविधा में था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितने गंभीर रूप से जख्मी था। मेरे टीचर ने अपनी भुजा मेरे कंधे के नीचे रखी और हमने दूर नर्स के रूम तक चलना शुरू किया। पूरे मैदान को पार करके और पहाड़ी के नीचे नर्स के ऑफिस के लिए वापस स्कूल लौटे। उनके हाथों ने सीधा रखने के लिए मुझे सहारा दिया। हम धीरे धीरे वहां गए। किसी ने महसूस ही नहीं किया कि हर मिनट कितना कीमती था। जब हम नर्स के कमरे में आए तो नर्स ने मुझसे कई सवाल पूछे, जैसे कौन सा वर्ष चल रहा है। मैंने जवाब दिया 1998, जबकि वह 2002 का वर्ष था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही उत्तर था जॉर्ज बुश। आपकी माँ का नाम क्या है? ओह, मैं हचकचाया। इसमें 10 सेकंड निकल चुके थे। पैटी, मैंने सामान्य तरह से आंसर दिया, जबकि मैं ये देख नहीं सका कि मुझे अपनी ही माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए थे। ये आखिरी प्रश्न था जो मुझे याद है। मेरा शरीर दिमाग की सूजन को झेल नहीं सका। एम्बुलेंस के आने से पहले ही मैं होश खो चुका था। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्कूल से नियर हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद मेरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। अब मुझे निगलने और सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ ही देर में मेरी सांस भी बंद हो गई। डॉक्टरों ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दी। उन लोगों ने यह भी फैसला किया कि इस हॉस्पिटल में मेरा इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाकर मुझे सिंसिनाटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का ऑर्डर दिया। मुझे इमरजेंसी रूम से निकालकर हेलीपैड की ओर ले जाया गया। एक नर्स ने मुझे आगे की ओर धकेला तो स्ट्रेचर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हिलता डुलता चलता रहा। दूसरी नर्स ने हाथ से मेरी सांस को पंप किया। मेरी मम्मी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आई थी और हेलीकॉप्टर में मेरे पास आ गई। मैं बेहोश था और खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने ही उड़ान में मेरा हाथ थामे रखा। मेरी मम्मी ही मुझे हेलीकॉप्टर में ले गई। मेरे पापा घर आए और उन्होंने मेरी भाई बहन को ये जानकारी दी। वे अब मेरी बहन को बताने लगे कि तब उनके आंसू निकल पड़े कि वे रात मेरी बहन का कक्षा 8 की ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई बहन को परिजन और मित्रों के यहाँ छोड़ने के बाद वे सिंसिनाटी में मेरी माँ के पास आ गए। जब मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल की छत पर उतरे तो 20 डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए हेलीपैड की ओर आए और मुझे भीतर ले गए। तब तक दिमाग की सूजन इतनी अधिक हो गई थी कि मैं बार बार सदमे के बाद की कंडीशन में जकड़ जाता। मेरी अस्थियों को जोड़ना था, लेकिन सर्जरी की कंडीशन नहीं थी। मुझे तीसरे दिन एक और बार जकड़न की शिकायत के चलते टेस्ट करने के लिए कोमा में लाते हुए वेंटिलेटर पर रख दिया। मेरे मम्मी पापा इस हॉस्पिटल में पहली बार नहीं आए थे। 10 साल पहले मेरी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया बताया गया था। तो वे इसी हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर उसे लाए थे। तब मैं केवल 5 वर्ष का था। मेरा भाई 6 महीने का था। लेकिन 2.5 साल के कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट, मेरुदंड, बोन मैरो की बायोप्सी के बाद मेरी बहन कैंसर से ठीक हो गई थी और हंसते खेलते वहां से निकल गई। 10 साल की नॉर्मल लाइफ के बाद मेरे मम्मी पापा उसी जगह अपने एक और बच्चे को लेकर आए थे। जब मैं कोमा में चला गया तब हॉस्पिटल ने एक पादरी और सोशल वर्कर को मेरे मम्मी पापा के पास मदद के लिए भेजा। ये वही पादरी था जो 10 साल पहले मेरी बहन के भर्ती होने के समय आया था।
दिन ढलकर रात में बदल चुका था और मुझे जिंदा रखने के लिए कई मशीनें लगातार काम कर रही थी। मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल के गद्दे पर कुछ पल के लिए सो जाते और थकान के चलते वापस उठ जाते। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि वह उनके जीवन की सबसे खराब रात थी। मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई और अगले दिन सुबह मेरी सांस लौटी। तब डॉक्टरों ने राहत ली और मुझे कोमा से बाहर निकाल कर लाया गया। फाइनली जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी सूंघने की शक्ति नहीं रही। तब एक नर्स ने टेस्ट के दौरान मुझसे कहा कि सेब के रस के बॉक्स में जोर से सूंघिए। ऐसा करने से मेरे गंध लेने की शक्ति लौट आई। लेकिन तब सब हैरान रह गए। जैसे ही मैंने सांस खींची, मेरी आंखों के सॉकेट के फ्रैक्चर में तेजी से हवा पहुंचने से मेरी बाईं आंख बाहर आ गई। आंखों का गोल भाग किसी सॉकेट से फूलकर बाहर आ गया था, जिसे खतरनाक ढंग से पलकों और मेरी मस्तिष्क से जुड़ी कुछ ऑप्टिक सेल्स ने पकड़ रखा था। तब एक आई स्पेशलिस्ट ने कहा कि जैसे ही मैं धीरे धीरे सांस छोड़ूंगा तो आंखें वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी, लेकिन ये कह नहीं सकते कि इसमें कितना समय लग जाएगा। हफ्ते के बाद मेरी शल्य क्रिया होनी थी, जिससे मुझे ठीक होने में कुछ और समय लग जाता। मैं ऐसा लग रहा था मानो बॉक्सिंग के मैच में गलत स्थान पर खड़ा हूं। हम घर लौट आए, लेकिन मेरी नाक तब भी टूटी हुई थी। चेहरे पर करीब आधा दर्जन अस्थियां टूटी थी और बाईं आंख फूली हुई थी। बाद के महीने बहुत कठिन थे। मुझे लगने लगा था कि मेरे जीवन में सब कुछ थम गया है। हफ्तों तक मुझे सब कुछ दो दो दिखाई देता, यहां तक कि मैं सीधे भी नहीं देख पाता था। 1 महीने से अधिक समय लगा, लेकिन मेरी आंख धीरे धीरे ठीक हो गई। मेरे देखने की समस्या को ठीक होने में लगभग 8 महीने लग गए। तब मैं जाकर कार चला सका। फिजिकल ट्रीटमेंट में मुझसे बुनियादी एक्सरसाइज कराई गई, जैसे सीधी लकीर पर चलना। मैं परेशान था कि मेरी चोट कहीं मुझे डिप्रेशन में न ले जाए। कुछ मूवमेंट ऐसे रहते थे जिसमें मैं निराश हो जाता था, जबकि कुछ में मैं बहुत मोटिवेटेड रहता था। 1 साल बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर लौटा, तब यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि अभी मुझे कितनी मेहनत और करनी होगी। यह खेल मेरे जीवन का बहुत अहम हिस्सा था। मेरे पापा ने सेंट लुइस कार्डिनर के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था। मेरा भी सपना इसे पेशेवर तरीके से खेलने का था। महीनों के पुनर्वास के बाद मेरी सबसे अधिक इच्छा मैदान पर लौटने की थी। लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी आसान नहीं थी। जब सीजन शुरू हुआ तो मैं एकमात्र जूनियर था, जिसे यूनिवर्सिटी की बेसबॉल टीम से हटा दिया गया था। मुझे हाई स्कूल के सेकेंड ईयर की टीम के साथ खेलने के लिए जूनियर यूनिवर्सिटी में भेजा गया। मैं 4 वर्ष की उम्र से खेल रहा था। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा समय और प्रैक्टिस किसी खेल में लगाया हो, उसे इस तरीके से अलग करना अपमानजनक था। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है। जब ये हुआ था, मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा था और रेडियो को किसी अच्छे गाने के लिए ट्यूनिंग करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। वर्ष भर के सेल्फ डाउट के बाद मैं यूनिवर्सिटी टीम में सीनियर के रूप में शामिल हो सका, लेकिन मैं मैदान में बहुत कम ही जा सका। कुल मिलाकर हाई स्कूल यूनिवर्सिटी बेसबॉल की मैंने 11 पारियां खेली, जो मुश्किल से किसी एक गेम से थोड़ी सी ज्यादा थी। हाई स्कूल में मेरे खराब करियर के बाद भी मैं ये विश्वास कर रहा था कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं ये जानता था कि अगर हालात सुधारने हैं तो उसके लिए मुझे खुद ही कोशिश करनी होगी। चोट लगने के 2 वर्षों के बाद निर्णायक मोड़ तब आया जब मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज में जाने लगा। नया आरंभ था। यही वह स्थान था जहां मैंने पहली बार समझा कि छोटी आदतों में कितना विस्मयकारी सामर्थ्य होता है। डेनिसन यूनिवर्सिटी जाना मेरे जीवन का सर्वोत्तम फैसला था। मुझे बेसबॉल टीम में स्थान मिला। हालांकि मैं सबसे नीचे रोस्टर में फ्रेशमैन के रूप में था, तो भी लेकिन रोमांचित था। हाई स्कूल के मेरे वर्षों में उथल पुथल के बावजूद मैं कॉलेज में एथलीट बन गया। बेसबॉल टीम में मेरी जल्द शुरुआत होने वाली थी, तो मैंने जीवन को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त देर रात तक जागते थे और वीडियो गेम खेलते थे, लेकिन मैंने रात को जल्दी सोने की आदत बना ली। कॉलेज छात्रावास की अस्त व्यस्त दुनिया में मैं अपने कमरे में
साफ सुथरा और व्यवस्थित रखता था। ये छोटे सुधार थे, लेकिन इन छोटे छोटे सुधारों ने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखा दिया। मैं दोबारा आत्मविश्वास का अनुभव करने लगा, और ये बढ़ता आत्मविश्वास मेरी क्लास में भी दिख रहा था। मेरी प्रैक्टिस की आदतें सुधर गई और फर्स्ट ईयर में मुझे लगातार ए ग्रेड्स मिले। आदत एक दिनचर्या या व्यवहार है जो नियमित रूप से प्रदर्शित होती है। ज्यादातर मामलों में ये अपने आप ही हो जाता है। जैसे जैसे मैं हर सेमेस्टर पास करता गया, वैसे वैसे मैं छोटी छोटी आदतों को निरंतर जोड़ता गया। ये आदतें फाइनली मुझे ऐसे परिणामों की ओर ले गई जो उस समय अकल्पनीय था जब मैंने शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए, जीवन में पहली बार मैंने हर हफ्ते कई दफा लाइट वेट लिफ्टिंग करने की आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ली। बाद के वर्षों में सिलसिला लगातार जारी रहा। इस दौरान मेरी 6 फीट 4 इंच की हाइट 77 केजी से बढ़कर 91 केजी हो गई। जब सेकेंड वर्ष की शुरुआत हुई तो मुझे एक भूमिका पिचिंग स्टाफ बेसबॉल में मिल गई। जूनियर रहते हुए मैं टीम कैप्टन चुना गया और सीजन पूरा होने पर ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया। लेकिन मेरे सीनियर सीजन खत्म होने तक मेरे सोने, अध्ययन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदतों ने वास्तव में सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया था। जब मुझे हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाया गया था और मुझे कोमा में रखा गया था, उस घटना के 6 वर्ष बाद मुझे डेग्निस यूनिवर्सिटी में शीर्ष पुरुष एथलीट चुना गया था और मेरा नाम ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में था। पूरे देश में सम्मान मात्र 33 खिलाड़ियों को दिया गया था और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मेरा नाम स्कूल की रिकॉर्ड बुक्स में 8 श्रेणियों में दर्ज किया जा चुका था। इसी वर्ष मुझे यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च एकेडमिक सम्मान प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। सुनने में अगर आपको ये डींगे मारने जैसा लगता है तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। सच कहूं तो मेरे खेल करियर में ऐसा कुछ उल्लेखनीय या ऐतिहासिक नहीं था। पेशेवर खिलाड़ी के रूप में मैं खेल नहीं पाया। हालांकि उन वर्षों को मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैंने कुछ ऐसा अर्जित कर लिया था जो दुर्लभ था। मैंने अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया और मैं मानता हूं कि इस पुस्तक में जो विचार है वे क्षमताओं को पूर्ण विकसित करने में आपकी मदद भी करेंगे। हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। चोट लगना मेरे जीवन की चुनौतियों में से एक था, लेकिन उसके अनुभव ने मुझे एक अहम पाठ सिखा दिया। पहले जो बदलाव छोटे और कम महत्व के लगते थे, उन्हें वर्षों करते रहने पर वे जुड़कर उल्लेखनीय परिणाम देते हैं। हम सभी नुकसान झेलते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारी लाइफ की क्वालिटी अक्सर हमारी आदतों पर डिपेंड करती है और उन्हीं आदतों से आप वह रिजल्ट प्राप्त करते हैं। लेकिन अच्छी आदतों से कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है कि लोग रातों रात आश्चर्यजनक सफलता पा लेते हों। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, मैं भी उनमें से नहीं हूँ। कोमा से लेकर एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक मेरी यात्रा में एक ही नहीं अनेक अहम क्षण थे। विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। छोटी छोटी जीतों और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों का सिलसिला चला। मैंने प्रगति का एक ही मार्ग अपनाया और वह था छोटे से शुरू करना। कुछ वर्ष बाद जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया, तब इसके बाद इस बुक राइटिंग में भी मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। मैंने अपने आलेख नवंबर 2012 jamesclear.com पर लिखना आरंभ किया। कई वर्षों तक मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के नोट्स बनाकर रखने की आदत बनाई रखी थी और फाइनली अब मैं उसे पब्लिश करने के लिए तैयार था। हर सोमवार और गुरुवार को मैं नया आलेख लिखता था। कुछ ही महीनों में लिखने की आसान आदत मुझे मेरे पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइबर दे गई और 2013 के अंत तक ये संख्या 30,000 से ज्यादा हो चुकी थी। मेरी ईमेल लिस्ट 2014 में 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गई थी। इंटरनेट पर यह सबसे तेजी से बढ़ने वाले न्यूज़लेटरों की सूची में शुमार हो गया। 2 वर्ष पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था, तब मुझे पाखंडी जैसा अनुभव हो रहा था, लेकिन अब तो मैं आदतों का विशेषज्ञ बनता जा रहा था। यह एक नया तमगा था जो मुझे उत्साहित कर रहा था, लेकिन साथ ही मैं असहज ही अनुभव कर रहा था। मैंने खुद को कभी इस विषय का महारथी नहीं माना, बल्कि ऐसा व्यक्ति माना जो अपने पाठकों के साथ साथ ही प्रयोग कर रहा है।
जब मेरे सब्सक्राइबर 2015 में 2 लाख तक पहुंच गए तो मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस से उस पुस्तक को लिखने का करार किया जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे ही मेरे पाठक बढ़ गए वैसे ही मेरे कारोबार के अवसर भी बढ़ गए। मुझे शीर्ष कंपनियों में आदत बनने के व्यवहार में बदला और व्यवहार के बारे में बोलने के लिए खूब बुलाया जाने लगा। अमेरिका और यूरोप में मैं कई सम्मेलनों में मैंने मुख्य वक्ता के तौर पर भाषण भी दिया। 2016 से मेरे आलेख बड़े प्रकाशनों जैसे टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स नियमित रूप में आने लगे। आश्चर्यजनक रूप से उस वर्ष मेरे लेख 80 लाख लोगों ने पढ़े। मेरे कार्यों के बारे में NFL, NB और MLB की टीमों को कोच पढ़ने लगे और अपनी अपनी टीमों के साथ इसे बांटने लगे। 2017 के प्रारंभ में मैंने हैबिट्स एकेडमी को शुरू किया। यह उन संगठनों और लोगों के लिए प्रशिक्षण का प्रमुख मंच बन गई जो बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखते थे। फॉर्च्यून 500 कंपनियां और तेजी से बढ़ रहे स्टार्टअप्स ने अपने अधिकारियों और स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजना शुरू किया। कुल 10,000 लीडरों, मैनेजरों, कोचों और शिक्षकों ने हैबिट्स एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। उनके साथ साथ मेरे कार्य अनुभवों ने मुझे अविश्वसनीय रूप से यह सिखा दिया कि वास्तविक दुनिया में आदतें काम करें, इसके लिए किन किन बातों की जरूरत होती है। जब यह बुक 2018 में खत्म होने को आई तो jamesclear.com पर हर महीने लाखों की तादाद में विजिटर्स आ रहे थे और लगभग 500,000 मेरे साप्ताहिक ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर चुके थे। यह संख्या मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। जब मैंने ये शुरू किया था तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी संभव है। उद्यमी और निवेशक नवल रविकांत ने कहा, कोई महान पुस्तक लिखने से पहले आपको खुद पुस्तक बनना पड़ता है। मैंने उन विचारों को जाना जिसका उल्लेख इसमें किया है। चोट से बाहर निकलने के लिए मुझे छोटी आदतों पर आश्रित होना पड़ा ताकि जिम में मजबूत हो सकूं और मैदान में अच्छे स्तर का प्रदर्शन कर सकूं, लेखन कार्य कर सकूं, एक सफल कारोबार चलाऊं और सहजता से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो सकूं। छोटी आदतों ने मेरी क्षमताओं को उकेरा और क्योंकि आपने पुस्तक हाथ में ली है, इसलिए मेरा अनुमान है कि आप भी अपने भीतर निहित क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहेंगे। बाद के पेजों में मैं हर पायदान पर आपको बेहतर आदतें बताने की योजना बताऊंगा। कुछ दिन या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए। विज्ञान यद्यपि उन सब बातों को सही मानता है जो मैंने लिखी है, लेकिन फिर भी यह एकमात्र अकेडमी शोध पत्र नहीं है। यह काम में लागू होने वाला उपयोगी लेखन है। आदतों को कैसे बनाना है और कैसे बदलना है, उसके बारे में आपको व्यवहारिक सलाह दी गई है। मैंने इसके पीछे का विज्ञान भी इस तरीके से समझाया है जिसे समझना और अपनाना बहुत आसान है। मैंने जिन क्षेत्रों का वर्णन किया है वो है बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और कई अन्य। ये क्षेत्र कई वर्षों से हमसे करीब से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको उन उत्कृष्ट लोगों के विचारों का संकलन दिया है जो लंबे समय से इन पर काम कर रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों के द्वारा की गई हाल की नई खोजों के बारे में भी बताया है। मैं आशा करता हूं कि मेरा योगदान ऐसे विचारों का पता लगाना है जो सबसे ज्यादा महत्व के हों और उनसे इस तरीके से जुड़ा जा सके कि अंत तक सरल हो। इन पन्नों में आपको जो भी अच्छा तो उसका श्रेय आप उन विशेषज्ञों को दे सकते हैं जिन्होंने मुझसे पहले काम किया है। अगर कोई मूर्खतापूर्ण बात लगे तो यह मेरी ओर से की गई गलती मानिएगा। इस बुक की रीढ़ 4 कदमों की आदतें हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। वही व्यवहार के परिवर्तन के 4 नियम हैं जो इन 4 कदमों से निकलते हैं। साइकोलॉजी की पृष्ठभूमि वाले पाठक इन शब्दावली को ऑपरेट कंडीशनिंग सीखने की प्रक्रिया से जान सकते हैं, जिसे सबसे पहले 1930 के दशक में मेबी एफ स्किनर ने उद्दीपन, प्रतिसाद और पुरस्कार के तौर पर प्रतिपादित किया। संकेत, रूटीन और प्रकार पुरस्कार के रूप में ये चार्ल्स हुडिंग की हाल ही में लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट से चर्चित हुए। व्यवहार के मनोविज्ञान को स्किनर जैसे वैज्ञानिकों ने समझ लिया था कि यदि आप सही तरह से पुरस्कार और दंड देते हैं तो आप लोगों से किसी खास शैली में काम करा सकते हैं। लेकिन स्किनर के मॉडल ने यह बेहतर तरीके से समझाया कि बाहरी उकसावे किस तरह से आदतों को प्रभावित करते हैं।
हालांकि इसमें यह अच्छा विवरण नहीं था कि किस तरह से हमारे विचार, आभास और मान्यताएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। भीतर की अवस्था जैसे हमारा मूड, भावनाएं अहम हैं। हाल ही के दशकों में वैज्ञानिकों ने हमारे विचार, आभास और व्यवहार के बीच संबंध को तय करना प्रारंभ किया है। यह शोध भी इन पेजों में शामिल कर लिया जाएगा। मैं जो ढांचा कुल मिलाकर पेश कर रहा हूँ वह संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी मनोविज्ञान का एकीकृत मॉडल है। मैं मानता हूँ कि मानवीय व्यवहार के पहले मॉडलों में से एक है। मैं मानता हूँ कि यह मानवीय व्यवहार के पहले मॉडलों में से एक है जो सटीक तरीके से बाहरी उकसावे और आंतरिक भावनाओं की हमारी आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव को बताता है। जहाँ कुछ भाषा आप समझते होंगे, वहीं मुझे विश्वास है कि आपको व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का वर्णन और उनके अनुप्रयोगों से आदतों के बारे में सोचने का नया मार्ग मिलेगा। मानवीय व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, हर परिस्थिति में, हर पल में, लेकिन यह पुस्तक उस बारे में है जो बदलता नहीं है। यह मानव व्यवहारों के मूल सिद्धांतों के बारे में है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर आप वर्षों चल सकते हैं। इन विचारों से आप कारोबार, परिवार और जीवन खड़ा कर सकते हैं। बेहतर आदत बनाने का कोई एक मार्ग नहीं है, लेकिन यह बुक आपको एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बता रही है जो मैं मानता हूँ, एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रभावी रहेगा, जिससे यह फर्क नहीं पड़ेगा आप कहाँ से शुरू करना है या आप क्या बदलना चाहते हैं। मैंने जो तरीके अपनाए वो सभी के लिए उपयोगी हैं जो हर पायदान पर सुधार चाहते हैं, फिर भले ही उनके लक्ष्य सेहत, पैसा, उत्पादकता, संबंधों या इन सभी पर केंद्रित हो। जब तक मानव व्यवहार का प्रश्न है, तब तक यह पुस्तक आपका मार्गदर्शन करेगी।